नमस्कार। एंटरटेनमेंट रीडिफाइंड की इस सीरीज में आपका स्वागत है और आज बात करते हैं एंटरटेनमेंट कैसा होना चाहिए। अभी तक हमने थोड़ी सी बातचीत इस विषय पर की कि क्या हो रहा है, अब थोड़ा सा इस पर कि क्या होना चाहिए, जिसे हम आदर्श भी कह सकते हैं। एंटरटेनमेंट का आदर्श क्या हो, what could be an ideal entertainment for our society, for our nation, for our collective welfare। तो इस पर हमें थोड़ी सी प्रेरणा अपने पास्ट से लेनी चाहिए। हमारे पास एक पास्ट है, पास्ट सिविलाइजेशन है, जिसमें ड्रामा, म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग, स्कल्पचर सब अपने चरम पे एक वक्त पे हो चुका है। चाहे वो भारतीय सभ्यता हो, संस्कृत सिविलाइजेशन, या ग्रीक सभ्यता हो, यही दो सभ्यताएं हमारे पास पुरानी अभी भी मौजूद हैं। बाकी जितनी भी सभ्यताएं आई और गई, उनका कोई ठीक ठाक लेखा जोखा हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले ड्रामा को लेकर ही बात करते हैं। ड्रामा सिनेमा की जननी है। चाहे हॉलीवुड का सिनेमा हो, चाहे रशियन सिनेमा हो, चाहे भारतीय सिनेमा हो, यहाँ के सभी लेखक और निर्देशकों ने जो भी शुरुआती दौर में इंस्पिरेशन लिया है, फ्रॉम राइटिंग टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द फिल्म, वो ड्रामा से ही लिया है, थिएटर से ही लिया है। तो थिएटर में हमने क्या हासिल किया पास्ट में, आज से 2500 वर्ष पूर्व जो एक ज़माना था, हमारे देश में संस्कृत ड्रामा ने कुछ अच्छा स्थान बना लिया था, जिसके हमारे पास आज भी कुछ नाटक मौजूद हैं। आइए पहले कालिदास का एक बहुचर्चित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं कि इस नाटक में ऐसा क्या था जो ये कालजयी है, ऐसी क्या खूबसूरती थी। देखिए, मनोरंजन के साधन तो नाटक में होने ही चाहिए, जिसे हम रस कहते हैं। भारतीय कॉन्टेक्स्ट में नाट्यशास्त्र की भाषा में रस का उपयोग होता है। श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य, वीर, रौद्र, अद्भुत, भयानक, विभत्स, शांत, इस प्रकार के नव रस की चर्चा है। तो सबसे चर्चित रस तो पहले भी श्रृंगार रस रहा है और साथ में रौद्र रस रहा है। तो इन दोनों रसों के मिश्रण से ही ड्रामा अपना एक ऊंचा स्थान बना लेता था। हाँ, हास्य रस की भी आवश्यकता हमेशा रही है। संस्कृत ड्रामा में विदूषक कैरेक्टर से और शेक्सपियर के ड्रामा में फूल कैरेक्टर से हमने हास्य को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है। तो बात शुरू की थी अभिज्ञान शकुंतलम की। तो उसमें मूल बात है कि एक राजा है दुष्यंत, जो शिकार खेलने के इरादे से एक उपवन में प्रवेश करता है और वहाँ जो आश्रम कन्या है शकुंतला, उससे उसका प्रेम होता है। तो पहला भाग नाटक का प्रेम को लेकर है, श्रृंगार रस यानी लव रोमांस को लेकर है। फिर कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें एक ऋषि का श्राप शकुंतला को मिलता है, क्योंकि वो अपने प्रेमी के ख्यालों में खोई हुई है और उसने अपनी ड्यूटी नहीं की जो उसे करनी चाहिए थी, जिसकी वजह से उसे श्राप मिलता है कि जिस व्यक्ति के लिए इतना ध्यानमग्न होकर तुमने अतिथि सत्कार नहीं किया, वो व्यक्ति तुम्हें भूल जाए। ये हुआ। फिर उसके बाद जो शकुंतला का हाल, प्रेम में वियोग एक अवस्था है, सेपरेशन फ्रॉम योर बिलवड और योर लवर, वो एक दर्द की अवस्था है। तो शकुंतला की ये हालत देखकर जो आश्रम के तमाम ऋषिगण हैं, वो ये प्लान करते हैं कि इसे राजा दुष्यंत के पास ले जाएं, और वो उसे लेने का प्लान करते हैं। और रास्ते में जब नदी के पास वो जाती है तो उसकी अंगूठी स्लिप हो जाती है और अंगूठी नदी में, पानी में चली जाती है। तो उसकी वो निशानी जो राजा दुष्यंत ने उसे दी थी, वो खो जाती है। फिर जब ये लोग पूरी टीम राजा दुष्यंत के दरबार में हाजिर होते हैं और इस तरह से बात कहते हैं कि आपने शकुंतला से वहाँ गंधर्व विवाह किया है, प्रेम किया है, तो दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से इनकार कर देता है। तो ये बड़ी ही त्रासदी की स्थिति है। यहाँ से नाटक थोड़ा सा करुण रस के ट्रैक पे चला जाता है। फिर किस तरह से वो अंगूठी उसको वापस मिलती है, शकुंतला को एक मछुआरे को एक मछली के पेट से वो अंगूठी मिलती है, राजा दुष्यंत के पास अंगूठी पहुंचती है, उसे सब याद आता है अंगूठी के मिलने से, और फिर वो शकुंतला को स्वीकार कर लेता है और इस तरह से वो
विवाह करता है शकुंतला से और यहाँ नाटक अपने क्लाइमैक्स पे समाप्त होता है। मैंने बहुत ब्रीफ में बात कही, इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हर पहलू पर अगर हम थोड़ा थोड़ा इसको एनालाइज करें तो क्या कुछ कहा गया है, उसमें आदर्श की भी बात क्या है और किसके लिए क्या आइडियोलॉजी को फॉलो करने की क्या बात है, इस पर थोड़ा सा गौर करते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, पहले तो श्रृंगार रस की बात आती है और श्रृंगार रस में तो एक सुख है ही, वो करने वालों को, देखने वालों को भरपूर सुख मिलता है। दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग से एक श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति होती है जो नाटक का पहला भाग है। उसके बाद जब ऋषि का श्राप मिलता है तो इसके जरिए हमने क्या कहा, हमने इनडायरेक्टली ये बात कही कि चाहे कैसी भी स्थिति हो, ऋषि लोगों का अपमान नहीं होना चाहिए। तो नाटक के जरिए बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से एक बात इनकॉर्पोरेट हुई है, क्योंकि ऋषि एक त्यागी व्यक्ति है और वो ग्रही लोगों के सत्कार की एक्सपेक्टेशन करते हैं और उन्हें वो सत्कार वो मिलना चाहिए। आश्रम कन्या का ये फर्ज बनता है कि वो इस तरह से आतिथ्य सत्कार करे, पर वो लड़की भूल गई तो इसीलिए वो श्राप का भाजन बनी। तो एक बात इनडायरेक्ट समाज के लिए ये संदेश कि किसी भी बड़े व्यक्ति का, चाहे वो माँ बाप हो या ऋषि तुल्य हो, गुरु हो, उसका श्राप भी विफल नहीं होता, वो अपना असर डालता है। तो इसीलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे आपके गुरुजन या माता पिता आपको श्राप देने के लिए मजबूर हो जाए। ये पहली बात यहाँ से आती है। फिर जो निशानी भूल गई वो तो ड्रामा का पार्ट है, लेकिन जब राजा को वो निशानी मिलती है अंगूठी और वो शकुंतला से विवाह करता है, ये मुख्य बात है पूरे नाटक की। और मुख्य बात क्या है? बात यह है कि उस वक्त जो क्षत्रिय समाज था, विशेषकर राजा और राजा का बेटा, सेनापति या इस तरह के जो सामंत वर्ग के, उच्च वर्ग के जो लोग थे, वो इस तरह के रिलेशनशिप्स में लिप्त होते ही थे। उनके इस तरह के संबंध, बिकॉज पावर वाला आदमी आसानी से किसी कमज़ोर से एक रिश्ता बना सकता है और कई बार बाज़ वक्त ऐसे रिश्ते विवाह में तब्दील नहीं होते थे। लेकिन एक बड़े आदमी को, सो कॉल्ड जो समाज के पावर स्ट्रक्चर में बड़ा है, राजा जैसा है या राजकुमार है या सेनापति है, वो अगर किसी ऐसी कन्या से प्रेम करता है तो उसका फर्ज है कि उसे विवाह तक पहुंचाए, उस रिश्ते को। ये राजा के लिए आदर्श है। आप ऐसे ही किसी स्त्री से संबंध बना के छोड़ नहीं सकते उसे। तो ये बहुत बड़ी बात थी। इसलिए राजा के रनिवास में ढेर सारी रानियां होती थी। समाज में ये बात तो थी ही कि अगर आप औरत को नेग्लेक्ट करते हैं, उसका विवाह नहीं होने देते हैं, और ऐसी सिचुएशन में कई बार अगर आपका प्रेम हुआ है, लड़की का प्रेम हुआ है और वो नेग्लेक्ट हो गई है, तो वो किसी काबिल भी नहीं रहती थी। दूसरे लोग, साधारण लोग उससे विवाह नहीं करते थे, बिकॉज ये समाज में बात फैल जाती थी कि इसका तो इससे संबंध है। और कई बार बच्चे जनती थी, उस प्रेम प्रसंग से बच्चे पैदा होते थे, उन बच्चों का वारिस नहीं था। सो व्हाट इज द आइडियल मैसेज दैट द होल प्ले कन्वेज? इट कन्वेज द मैसेज ऑफ responsibility towards a woman with whom you have fallen in love and have impregnated her. So why king? Because उस वक्त का जो समाज था वो राजा को फॉलो करता था। जैसा राजा वैसी प्रजा। राजा जिस धर्म को फॉलो कर रहा है, प्रजा भी उसी धर्म को फॉलो करती। राजा जैसा आचरण कर रहा है, प्रजा भी वैसा ही आचरण करती। तो इस नाटक के जरिए हमने एक बहुत बड़ा संदेश पूरे समाज में ये दिया कि अगर आप किसी स्त्री से प्रेम करते हैं, खासकर ये बड़े लोग, अगर आप आखेट के बहाने कहीं जाके किसी साधारण घर की स्त्री, ज़रूरी नहीं कि स्त्री आश्रम कन्या हो, स्त्री किसी साधारण माली या किसी भी ऑर्डिनरी वर्कर की बच्ची हो सकती है, लेकिन अगर आपने उसके साथ प्रेम प्रसंग में आप इन्वॉल्व हुए हैं तो आपको विवाह करना ही होगा। सो व्हाट वाज द एम? द एम वाज मैरिज। मैरिज का आदर्श एक बहुत खूबसूरत नाटक के जरिए इस नाटक में बताया गया। तो ये मैं ऐसे कई नाटक हैं, जिस तरह मृच्छकटिकम एक नाटक है। मृच्छकटिकम मेरी पसंद का बड़ा ही, मेरा एक फेवरेट नाटक है।
अभी उसकी व्याख्या या उस पर एनालिसिस नहीं करता हूँ, लेकिन अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है ज़रूर पढ़ें। आज का समाज भी हूबहू वैसा है जैसा उस वक्त था। मिट्टी की गाड़ी नाम से वो हिंदी में भी मिलता है, तो उसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और मनोरंजन के साथ साथ आदर्श की बात कही है। अब हम आज के परिवेश में आते हैं, मॉडर्न सिनेमा। अगर हम सिनेमा को पिछले 50, 60, 70 सालों से देखें तो भारतीय सिनेमा का जो गोल्डन एज था उसे 1950s का सिनेमा कहा जाता है। तो अर्ली राज कपूर की फिल्म्स, गुरुदत्त की फिल्म्स, अर्ली बिमल रॉय फिल्म्स, फिर कुछ सत्यजीत रे की फिल्में, फिर शोले जैसी फिल्म, मुगल आजम जैसी फिल्म, आज के टाइम में रंग दे बसंती जैसी फिल्म, इन सब को हम किसी हद तक एक अच्छा एंटरटेनमेंट मान सकते हैं, क्योंकि इसमें एंटरटेनमेंट के साथ साथ, साधारण मनोरंजन के साथ साथ कुछ छिपा हुआ एक आइडियल मैसेज भी है। अगर हम अर्ली राज कपूर और उस वक्त की 50s की जो सिनेमा थी उसको एनालाइज करें तो उसमें भी एक विचार का स्पष्ट एक्सप्रेशन है विद एंटरटेनमेंट। वो विचार चूंकि पिछले 100-150 साल ने पूरी दुनिया में समाजवादी और साम्यवादी इस विचार को जनता तक बहुत तेज़ी से पहुंचाया, और युवा वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, शिक्षित वर्ग इस विचार से प्रभावित हुआ, और तभी हर देश में आंदोलन हुए, संस्थाएं बनी, मजदूरों और किसानों के पक्ष में बहुत सारे विचार आए, बहुत सारे गीत, नाटक, सिनेमा, कविताएं, शेर व शायरी भी इधर से वहाँ पिछले पहले जो शेर व शायरी होती थी उससे बदल के क्रांतिकारी शेर व शायरी में तब्दील हुई। तो समाज के सामने एक नए आदर्श को रखा गया जिसे हम समाजवादी या साम्यवादी चिंतन कहते हैं। तो इसी चिंतन से प्रभावित होकर कुछ फिल्में बनी हैं अर्ली 50s और 60s में। इवन मुगल आजम जैसी फिल्म भी इसी विचारधारा का एक्सप्रेशन है। उस पर चर्चा करूंगा, शायद नेक्स्ट टाइम करूंगा। लेकिन हम उन फिल्मों के जरिए क्या कह रहे थे? पहली बात, एक आम आदमी का किसी अमीर आदमी के साथ संबंध बनाना ही बड़ा कठिन था, लेकिन हमने ऐसी लव स्टोरीज बनाई, श्रृंगार रस के जरिए ही हमने कई ऐसी लव स्टोरीज बनाई कि अगर लड़की अमीर खानदान से है तो लड़का गरीब खानदान से है, और थोड़ा सा अपराधी किस्म का भी है। एक आवारा फिल्म जैसी है, वो आवारा कैरेक्टर को लेकर एक बहुत अच्छी फिल्म बनी राज कपूर की। तो उसमें भी एक छिपा हुआ संदेश यही है कि परवरिश का क्या महत्व होता है। उसमें भी उसके जो मदर फादर है कहानी में, वो एक प्रेग्नेंट वुमन को छोड़ देता है और वो नाली और ऐसे गंदी जगह ही पलता है, और उसके बाद वो थोड़ा सा एक क्रिमिनल जैसा बनता है, लेकिन उसका इश्क एक बड़े अमीर बाप की बेटी से होता है। और फिर क्या क्या होता है, और अंत में बहुत सारी चीज़ें हैं। वो बाप बेटी की भी बात है कि एक्चुअली वो एकदम गरीब परिवार का नहीं है, वो तो छोड़े हुए बाप द्वारा छोड़ी हुई औरत के द्वारा जन्मा गया बेटा है। अदरवाइज अगर सब कुछ ठीक रहता तो वो एक अच्छे घर की ही संतान हो सकता था। तो उस फिल्म में ये बात भी कही गई है कि परवरिश का बड़ा महत्व है, सोशल कंडीशंस का बड़ा महत्व है। तो ये बाय एंड लार्ज लार्जर पर्सपेक्टिव के लिए भी एक संदेश जाता है कि आज जो समाज में इतने क्रिमिनल, पिक पॉकेट और चोर और थीफ हमें दिखाई दे रहे हैं, ये नेग्लेक्टेड फैमिलीज की वजह से है। तो इसमें वो व्यक्ति या वो परिवार दोषी नहीं है, दोषी समाज है। समाज ने ऐसी परिस्थिति बना दी कि औरत का परित्याग किया, और उसके जरिए जो बच्चा जना वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में लिप्त हुआ, और उसका भी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में लिप्त हुआ है उसको भी न्याय मिलना चाहिए, उसे भी एक बेहतर जीवन जीने का मौका मिलना चाहिए। ये बात फिल्म के जरिए कही गई, और चूंकि कॉन्ट्रास्ट है अमीर और गरीब का, इसकी वजह से एक आकर्षण बना रहता है और आम आदमी उस फिल्म से कनेक्ट हो जाता है। तो ये इस तरह की फिल्में, इस तरह के थॉट पर बहुत सारे ड्रामा और सिनेमा बने हैं जो आज के समय में, अगर हम 70 साल में कहें हमारी बेहतरीन फिल्में क्या थी, तो इसी तरह की फिल्में थीं। मुगल आजम में भी कुछ इस तरह की बात है, और शोले फिल्म देखें जो सबसे चर्चित फिल्म रही है इस देश की, उसमें एंटरटेनमेंट भरपूर है, और उसमें भी रिफॉर्मेशन की बात है। क्या खूबी है शोले में, क्या खूबी है मुगल आजम में,
मुगल आजम में भी ये खूबी है कि बादशाह का बेटा एक साधारण सी नाचने वाली से इश्क करता है और फिर क्या 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 होता है। शोले में भी दो मामूली से चोर एक बड़े डकैत को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं एक पुलिस ऑफिसर द्वारा, और फिर किस तरह से वो डकैत पकड़ा जाता है, उसमें बीच में बहुत सारा ड्रामा, एंटरटेनमेंट, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, फिर शिल्प का भी बड़ा महत्व है, टेक्निक का बड़ा महत्व है। लेकिन मूल बात यह है कि एक साधारण चोर, दो साधारण चोर, और दूसरी बात ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ डेकॉइट, उस डेकॉइट के जरिए। तो फिल्म में जो एंटरटेनमेंट के एलिमेंट होने चाहिए वो तो हैं। मैंने अभी जिन फिल्मों का जिक्र किया जिसमें मुगल आजम है, शोले है या आवारा जैसी फिल्म है, मगर साथ ही साथ एक गहरा सोशल मैसेज है, सोशल कमेंट है, और एक आइडियल एनवायरनमेंट को डिपिक्ट करने की कोशिश है। तो हमें कुल मिला के यही बात समझ में आती है, और यही बात हमारा कहना भी है कि यदि हम एंटरटेनमेंट के ज़रिए इस तरह की बात कहें जिसमें रिफॉर्मेशन हो, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो, जिसमें कोई आइडियल कैरेक्टर का आइडियल चित्रण हो, और एक आइडियल परिवार या आइडियल समाज या आइडियल देश बनाने की बात हो, सिर्फ बात हो, वो हो या नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन प्रेरणा कहाँ से आएगी, इंस्पिरेशन कहाँ से आएगा? इंस्पिरेशन वहीं से आएगा। पास्ट में भी हमने माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स के जरिए, माइथोलॉजिकल स्टोरीज के जरिए आइडियोलॉजी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। वो कथाएं, वो कहानियाँ, वो फेबल्स, वो टेल्स जो एक देश का हिस्सा बनती है, देश का पूरा पूरा कल्चर जो बनाती है, उसमें कहीं छिपा हुआ आदर्श अपनी भूमिका निभा रहा होता है, तभी वो जनमानस में याद रखा जाता है और वक्त वक्त पे, तकलीफ के वक्त में, दुख के वक्त में इंस्पायर करता है। खैर, आज इतना ही। सारांश ये है कि आर्ट हैज़ टू इंस्पायर पीपल, आर्ट हैज़ टू मोटिवेट पीपल, फिल्म्स मस्ट मोटिवेट, फिल्म्स मस्ट इंस्पायर टू लीड अ बेटर लाइफ। आर्ट के ज़रिए पहले भी यही काम हुआ है, आर्ट के ज़रिए अभी भी ये काम होना चाहिए। आर्ट अगर सिर्फ बिजनेस का रूप ले रहा है तो ये न सिर्फ आर्ट की तौहीन है, बल्कि आर्टिस्ट्स भी अपना काम करने में नाकाम रहे हैं। आर्टिस्ट दरअसल वही है जो पहले ऋषितुल्य व्यक्ति हो और फिर वो अपने उस ज्ञान को आर्ट के जरिए पेश करे, तभी वो समाज में कुछ अच्छा काम करने लायक कहा जा सकता है। आर्ट के जरिए अगर आप महज वैश्य बनते हैं, आर्ट के जरिए अगर आप महज धन कमाने लग जाते हैं, तो आपका जीवन मेरी नज़र में व्यर्थ है, अर्थहीन है। क्योंकि बिजनेस तो आप कैसे भी कर सकते हैं, कोयला के व्यापार में भी बिजनेस है, और अगर फिल्म के व्यापार से भी आप वही कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छा था कि कोयले का व्यापार करते या स्टील का बिजनेस करते या सीधे पंसारी की दुकान खोलते। कला के जगत में आने की क्या ज़रूरत थी? कला अगर इंस्पायर न करे लोगों को एक बेहतर जीवन जीने के लिए, तो वो कला बेईमानी है। खैर, आज इतना ही। अगली बार फिर इन्हीं विचारों के साथ, तब तक के लिए शुभकामनाएं, नमस्कार, धन्यवाद सुनने और देखने के लिए।